शैलेंद्र भाई, आपने पूरा सुना जो प्रफुल्ल भाई ने कहा, भारत भाई ने कहा, साकेब भाई ने कहा, सुरेंद्र भाई ने कहा, हमारे मंजीत ने कहा। मैं सवाल के तौर पे एक लाइन बोल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद बहुत लंबा नहीं होंगे, लेकिन 5-7 मिनट तो बोलिए ही। हालांकि 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है। आज हमने बड़ी चौपाल जान करके रखी, क्योंकि कई दिनों से बीस हम पे जब इसको 20 पे इसको खत्म कर देंगे। जी, तो मैं आता हूँ। आपको कुल मिलाकर के देश की स्थिति क्या लग रही है? हम संविधान की तरफ जा रहे हैं या संविधान के खिलाफ जा रहे देखिए, पहले सूत्र में 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि कश्मीर की जनता ने और हिंदुस्तान की जनता ने आतंकवादियों के मंशा को विफल किया और साइमल्टेनियसली बीजेपी के मंशा को विफल कर दिया। बिल्कुल यानी कि बिल्कुल दोनों बिल्कुल। एक ही बात चाहते थे। आतंकवादी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो, वो भी हारे, और जैसे हिंदुस्तान की जनता ने इनको भी हराया, इसीलिए कि ये तो उसकी कोशिश कर ही रहे थे। यानी कि दोनों का पॉलिटिकल एजेंडा एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार दोहराता हूं कि हिंदू एक धर्म है, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम है, इसीलिए वो पॉलिटिकल फेनोमेना है। तो जब हम हिंदुत्व कहते हैं तो उसका आशय हिंदू धर्म नहीं होता है, उसका आशय होता है कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल अपने फायदे के खातिर। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि बीजेपी बहुत तेज है, लेकिन उसके सार तत्व में यह है कि जब आप मनुष्य होते हैं तो मनुष्यता के मेयार पे खुद को जैसे गिरने नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए आप नैतिकता के मानदंडों पे खरे उतरते हैं। जो अनैतिक तरीके से युद्ध लड़ते हैं, अक्सर युद्ध उनके लिए आसान होता है। बीजेपी सारे अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसीलिए बीजेपी अपर हैंडेड कभी कभी दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ने की वजह यह है कि उनको इस बात का परवाह नहीं है कि इसमें बच्चे मारे जाएंगे, स्त्रियों का अपमान होगा, नारी की गरिमा का हनन होगा। जब आपको इसका ख्याल नहीं रहेगा तो आपके लिए, जैसे घर में क्या होता है, जो बदमाश भाई है और एक बड़ा भाई है जो दूसरे तरीके से चीजों को रिसीव करता है, तो वो जैसे बराबर ठगा जाता है। तो यही हाल जैसे इस मुल्क का है। चौथी बात, इतिहास के जटिल प्रश्नों के सुगम उत्तर नहीं होते हैं, और जनता को इस बात की इजाजत है कि वो सुगम तरीके से कंक्लूजन डिराइव करे, लेकिन जो स्टेटमेंटशिप होता है वो जटिल प्रश्नों के सुगम उत्तर नहीं तलाशता है। नेहरू जटिल प्रश्नों के सुगम उत्तर नहीं तलाश रहे थे। द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है से समाज के बुनावट के जटिल संरचना का इजी आंसर है, ताकि जैसे डिवाइड करके एक हिस्से को प्रोक्योर कर लिया जाए और हम उसके राजा हो जाएं और देश चूल्हे भाड़ में चला जाए। तो ये खेल जैसे बराबर से ये लोग खेलते रहे। रही बात आरक्षण के मसले पे, आरक्षण के मसले पे बीजेपी के पास कोई पास्ट नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है। बिहार के अंदर स्थितियां थोड़ी आसान इसलिए हैं कि वहां कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट की एक लंबी परंपरा रही है, और इस कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट ने बिहार के अंदर एक हमवार जमीन पैदा किया है। इसीलिए अच्छा या बुरा अभी भी बिहार के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स बचा हुआ है, और इसी शैलेंद्र भाई, डिस्कोर्स में एक लाइन शैलेंद्र भाई आपकी बात में जोड़ रहा हूँ, एक लाइन जोड़ रहा हूँ। हम सब लोगों को याद होगा कि जब वीपी मंडल, माफ कीजिएगा, वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया था, मतलब जब वो उनका फॉर्मूला जब वो लागू कर रहे थे, तो शरद यादव के थ्रू रामविलास पासवान को आगे बढ़ाया गया था उसकी घोषणा के लिए। रामविलास पासवान बिहार से आते थे। तो ये बिल्कुल शैलेंद्र भाई सही करें कि बिहार हमेशा से वो उसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों का रहा है। जी जी शैलेंद्र। तो ये एक बात है। अब जैसे दूसरी बात यह है कि क्या जैसे बीजेपी काठ की हांडी चढ़ चुकी, जितनी दफा चढ़नी थी, अब उसके उतरने की तैयारी है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि इधर की लड़ने वाली ताकतों ने अपनी मॉरल विक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली है या आइडियोलॉजिकल विक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली है, लेकिन उन्माद का अंधड़ गुजर गया है, और उन्माद के अंधड़ के बाद जैसे मनुष्य मानवीय विवेक के जगने की प्रक्रिया की शुरुआत है। ये 3 लड़कियां जो बोल रही हैं वो मनुष्यता की आवाज है। और ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या होता है? नैरेटिव बिल्डिंग तो सिंपल है ना, आभासी सत्य का जमाना है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आभासी सत्य क्या है। मैं यहाँ डाल्टनगंज पे बैठा हुआ हूँ और धनंजय भाई के जरिए से
अपने स्क्रीन पे सैकड़ों लोग मुझको देख रहे होंगे, स्क्रीन पे जो मेरी उपस्थिति है आभासी उपस्थिति है, और डाल्टनगंज में जो मेरी उपस्थिति है वास्तविक उपस्थिति है, ठीक है ना। तो इस आभासी सत्य की दुनिया पे कभी कभी जो टेक्नोलॉजिकली हायर होते हैं वो जो है उसको ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन मैं बराबर ये कहता हूं कि ज्ञान जो है ये मोनोपोलाइज नहीं होता है। न्यूटन ने जब गति के नियमों की खोज की होगी तो ये दुनिया की एक विलक्षण खोज थी, आज तीसरा क्लास का बच्चा जानता है। तो एक जमाने का विशेष ज्ञान दूसरे जमाने का सामान्य ज्ञान बन जाता है। तो जब तक आपकी टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली होती है, ज्ञान पे मोनोपोली होती है, तब तक तो जैसे आप एक बार एकदम बाढ़ की तरह आते हैं। अब इसी मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उनको कानून की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वहां धनंजय है, वहां रमेश कुमार है, वहां अजीत अंजुम है, वहां अभिसार शर्मा, पता नहीं कितने लोग जैसे निकल के आ गए हैं। तो एक जमाने में तो इनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का एप्रोप्रिएशन लड़ने वाली जनता ने की, और दूसरी बात, भक्त होने के लिए मूढ़ता बहुत आवश्यक है, इसीलिए वो इतने जैसे इंटेलिजेंटली मूव भी नहीं कर सकते हैं। वो रिप्लिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सृजनात्मक शक्ति का अभाव होता है, क्योंकि सृजन जैसे बराबर प्रश्न का मुखापेक्षी होता है। जब आप प्रश्न करते हैं तो जैसे आप सृजन करते हैं, तो मानवीय करुणा के गर्भ से सृजनात्मकता का जन्म होता है। तो बीजेपी को पिटना था, अब कितने लेट से पिटना था ये एक सवाल है, और उसका पेमेंट जैसे ह्यूमैनिटी को कितना पे करना है। आप देखिए ना कि कश्मीर के अंदर पत्थर चलाए जाते थे, कश्मीर की जनता एलिनिएटेड फील करती थी हिंदुस्तान की सरकार की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से। शेख अब्दुल्ला की जो गिरफ्तारी थी, तो कई किस्म की हमसे गलतियां हुई जिससे कश्मीर की जनता एलिनिएट हुई, लेकिन कश्मीरियत खत्म नहीं हुआ, वो 25 में फिर से लौट के चला आया। तो संस्कृति की अपनी जड़ें होती हैं। एक तरफ जो है विद्रूप संस्कृति है जिसमें जैसे ब्राह्मणिकल हायरार्की पे आधारित एक सामाजिक रचना की वकालत है, तो दूसरे तरफ एक ट्रेडिशन गंगा जमुनी तहजीब की भी है जो बना है, तो वो अब जैसे ऑपरेटिव है। ये एक मसला है। मैं जब आभासी सत्य की बात कर रहा था धनंजय भाई, तो उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि मतलब कहते हैं कि आम का मजा जो है वो माजा में है। इन बिटवीन द लाइंस आप कह रहे हैं कि आम का असली मजा जो है सो आम में नहीं है, माजा में है। और एक बच्चा जो दिल्ली में पैदा हुआ हो या किसी मेट्रो सिटी में पैदा हुआ हो और आम का पेड़ जिसने न देखा हो, उसकी माँ अगर उसको आम खाने के लिए दे तो बच्चा बोलेगा कि आम जो है सो अच्छा नहीं है। माँ पूछे क्यों, तो कहेगा कि ये माजा जैसा नहीं है। तो आम के टेस्ट का निर्धारण जब माजा करने लगे और जैसे आम कोने में सहमा हुआ खड़ा हो, तो समझना चाहिए कि आभासी सत्य ने वास्तविक सत्य को टेक ओवर कर लिया है। तो ये एक जमाना था जिसमें एप्रोप्रिएट किया मोदी ने, कहा यही है राइट चॉइस बेबी। क्या है राइट चॉइस बेबी, तो कहा कि पेप्सी राइट चॉइस है, चचा अमेरिका में रहते हैं, इसको गटागट कीजिए। तो ये तो प्रोडक्ट बेचने का मसला था, लेकिन वो 14 के इलेक्शन में इंडियन कारपोरेटिज्म ने एक पॉलिटिकल प्रोड्यूस पैदा किया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और इस प्रोड्यूस को कैसे बेचा गया, इस प्रोड्यूस को बेचा गया, कहा गया कि यही है राइट चॉइस बेबी, इस राइट चॉइस को टिक करो और देखो कि पाकिस्तानी मुंडी तुमको हिंदुस्तान के सड़क पे लुढ़कता हुआ दिखता है कि नहीं। इस राइट चॉइस को टिक करो और देखो कि 2 करोड़ नौकरी आता है कि नहीं। और इंडियन बेबीज ने ठीक उसी तरीके से इस राइट चॉइस को टिक किया जैसे उसने पेप्सी को टिक किया था। तो ये खेल जैसे चला, तो वो पेप्सी बेच के मुनाफा कमाते थे और इस पॉलिटिकल प्रोड्यूस को बेच के उन्होंने जैसे एयरपोर्ट कमाए, इस पॉलिटिकल प्रोडक्ट को बेच के उन्होंने कारखाने कमाए, इस पॉलिटिकल प्रोड्यूस को बेच के जंगल से लेके तमाम तरह की चीजें कमाई। तो ये एक दौर था। तो जनता के जिंदगी के वाजिब सवाल, मनुष्य की करुणा, मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत, और जैसे वो जो नफरत करने वाले लोग हमेशा नफरत करते हैं, इसीलिए कि नफरत करने के लिए एक एहसास कमतरी का होना जरूरी है। और इन्होंने इस देश के अंदर पैदा किया, कहा कि तुम सबसे महान थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी महानता नष्ट हो गई क्योंकि कुछ लोग बाहर से आ गए। पहले वो महानता की बात दिखाते हैं, फिर आपको विक्टिमाइज करते हैं, और फिर उस विक्टिम को कहते हैं कि तुमको अब एक त्राता की जरूरत है। और ये त्राता नरेंद्र मोदी बन के आया था, लेकिन कोई त्राण वाराण जनता को मिला नहीं। तो कुल मिला के इस नैरेटिव के ढहने की प्रक्रिया, जैसा कोलख्यान जी कह रहे थे, कुल मिला के मैं धीरे धीरे देख रहा हूं ये तिलिस्म टूट रहा है, और इस तिलिस्म के टूटने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।
और बिहार के, और अभी तक होता था कि वो नैरेटिव सेट करते थे और उसका उत्तर जैसे विपक्ष देता था। राहुल गांधी ने नैरेटिव सेट कर दिया परसेप्शन को बनाने में, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत लोग शामिल हैं। राहुल गांधी तो बाद के दौर में आए, लेकिन राहुल गांधी ने इंडिया के ऑब्जेक्टिव रियलिटी को विजुअलाइज किया, देखा और उसके साथ कमिटमेंट के साथ खड़े हुए, और परसेप्शन मेकिंग में उनकी बड़ी भूमिका है। तो वो जनता देख रही है, अभी भी देख रही है कि बीजेपी के राज में नॉट फाउंड सुटेबल करके जैसे सीट कैसे वैकेंट रह जाता है और फिर उसको कैसे भर दिया जाता है, और आरक्षण को नलीफाइड करने के लिए ईडब्ल्यूएस के नाम पे कैसे आरक्षण का 10% का प्रावधान जैसे उनके लिए चला आता है। तो जो इसको एनालाइज कर रहे होंगे, तो जनता भले ना समझे, लेकिन उसको लीड करने वाला जो पॉलिटिकल फोर्स है वो बीजेपी के इन तमाम चालाकियों को समझता है, और इसीलिए वो जैसे अपना मैसेज पहुंचाएगा, नहीं तो उसकी पॉलिटिकल डिफीट होगी। तो ये सब जो चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बीजेपी के पराभव की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। गो की अभी भी नफरत और हिंसा जैसे हमारे सर चढ़ के बोल रहा है, और इस नफरत और हिंसा का स्रोत जो है मनुष्य को कमतर समझने और जन्म के आधार पर विशेषाधिकार की मांग करने वाले ब्राह्मणिकल हायरार्की में है, जिसका टकराव विज्ञान से होने के बाद ही जैसे उसका ध्वस्त होगा। इसीलिए ये हर किस्म के वैज्ञानिक चेतना को भी प्रिवेंट करते हैं और मूर्खता की बात करते हैं। और अंत में एक बात से कर रहा हूं, वो ये है कि लड़ाई के बारे में तरह तरह की बातें बोली जा रही है कि यहाँ टीवी पर बैठ गए, इतना आदमी मार के चला गया, कोई कहता है कि पानी नहीं रोकना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। असल में जब युद्ध जो है से महान शासक और साधारण लोगों में क्या तुच्छ और अहंकारी लोगों में क्या अंतर होता है। अशोक को देख लीजिए, महान शासक जब युद्ध उसके ऊपर आयद कर दिया जाए तो युद्ध से भागा नहीं जाता है, वो लड़ता है। लेकिन नरमुंडों के भीड़ में खड़ा होके, और जब लाशें बिछी हुई हो तो खड़ा होके वो आहत मन से और जैसे सर झुकाए खड़ा होता है। वो जीत का जश्न नहीं मनाता है, और टुच्चा आदमी जैसे जीत का जश्न मनाता है। तो ये जश्न जैसे शैलेंद्र भाई, हाँ, आपने जो अभी कहा ना लास्ट में, मैं एक आपको प्ले मैंने लिखा है, 1 घंटे के आसपास का है, 45 मिनट, मैं आपको भेजता हूँ, इसी पे है जो अभी आप कह रहे हाँ, थे। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो महान लोग होते हैं वो युद्ध के ध्वंसावशेष पे उदास खड़े होते हैं, और जो तुच्छ लोग होते हैं, जो अंदर से खराब लोग होते हैं, वो जैसे युद्धोन्माद का ठास लगाते हैं लाशों के भीड़ के बीच। लड़ना तो आप पर सिर्फ निर्भर नहीं करता है, अगर परिस्थितियां लड़ने के लिए बाध्य करती हैं तो लड़ना पड़ता है। लेकिन एक दिल वाला और महान आदमी जब लड़ता है तो वो उदास नजर से जैसे युद्ध के मैदान में खड़ा होता है, उसके पास जश्न के उत्सव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बहुत बहुत सही, सही। बहुत सही, बहुत बढ़िया।